तो इस्लामाबाद में बातचीत आखिरकार शुरू हो गई है, शक, धमकियों और बहुत सारी अनिश्चितता के बीच। और देखिए, यहाँ जो भी होगा, कूटनीति की जो अगली कुछ चालें चली जाएंगी, वो दुनिया का इतिहास लिखने वाली हैं, चाहे ये बातचीत सफल हो या फिर पूरी तरह से फेल हो जाए। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर समझिए कि दुनिया का सेंटर बन गया है। हर तरफ हर कोने से पत्रकार पहुंचे हुए हैं और पाकिस्तान ने भी आप देखिए सबको बुलाया है, जैसे वो दिखाना चाहते हो कि देखो हमें पूरा भरोसा है कि ये बातचीत कामयाब होगी। लेकिन माहौल में तनाव तो है, जाहिर है, और एक बात तो पक्की है, यहाँ से जो भी खबर निकलेगी वो इतिहास की किताबों में दर्ज होगी। और यही वो एक बड़ा सवाल है जो सबके मन में है। क्या यहाँ से शांति का कोई रास्ता निकलेगा या फिर ये पूरा इलाका युद्ध की आग में और भी करीब चला जाएगा? देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये मत समझिए कि ये सिर्फ दो देशों का मामला है, नहीं, इसका असर हम सब पर, पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इस पूरी बातचीत, इस पूरे तनाव की जड़ में क्या है? असल में मुद्दा एक ही है, एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो आप कह सकते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। नाम है इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये असल में एक बहुत ही तंग सा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सोचिए, दुनिया का ज्यादातर तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो सीधी सी बात है, जिसका इस रास्ते पर कंट्रोल होगा, समझिए कि दुनिया के एनर्जी मार्केट का स्विच उसी के हाथ में होगा। और यहाँ पर ईरान का दाव बहुत दिलचस्प हो जाता है। उनका कानूनी दावा क्या है? वो साफ साफ कहते हैं कि देखिए, ये कोई इंटरनेशनल वाटरवे नहीं है, कोई खुला समुद्र नहीं है, ये तो हमारा और ओमान का इलाका है, हमारा समुद्री हिस्सा है। अब ये जो स्टैंड है ना, ये इस पूरी बातचीत के गेम को ही बदल देता है। तो ईरान ने असल में किया क्या? बहुत चालाकी से उन्होंने एक नया नक्शा निकाला और कहा कि जो पुराना रास्ता था ना, वो अब सेफ नहीं है, वहां समुद्री खदानें हो सकती हैं। तो नतीजा क्या हुआ? अब सारे जहाज़ों को एक नए रास्ते से जाना पड़ रहा है, एक ऐसा रास्ता जो ईरान के तट के बिल्कुल करीब से गुजरता है। और इससे क्या होता है? ईरान का कंट्रोल इस पूरे इलाके पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। और यहीं पर हमें ईरान की स्ट्रैटेजी का असली पावर देखने को मिलता है। हॉर्मुज़ पर अपना कंट्रोल जमाकर और वहां से गुजरने वाले जहाज़ों से एक तरह का टोल लेकर उन्होंने किया यह है कि इस लड़ाई का जो आर्थिक बोझ है ना, उसे सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे एक ग्लोबल प्रॉब्लम बना दिया है। इसका असर अब दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ रहा है, यानी असर सीधा हम सबके घरों तक पहुंच रहा है। तो चलिए अब इस कूटनीतिक शतरंज की बिसात को जरा और करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो दो बड़े खिलाड़ी हैं, अमेरिका और ईरान, इनकी अपनी अपनी चालें क्या हैं। दोनों के खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक तरफ है अमेरिका, जो दुनिया के सामने तो बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे बातचीत भी कर रहा है। और दूसरी तरफ है ईरान, जो अपनी सैन्य ताकत भी दिखा रहा है, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी कर रहा है, दुआ कर रहा है कि डिप्लोमेसी से कोई हल निकल आए। ईरान की स्ट्रैटेजी को देखें तो इसमें कई पहलू हैं। एक तरफ तो वो अपनी ताकत और अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं, जैसे एक रेलवे पुल पर बमबारी हुई और उन्होंने सिर्फ 40 घंटे में उसे फिर से चालू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हमें तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ वो इस लड़ाई को सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं, बल्कि आम लोगों की लड़ाई बता रहे हैं, मिनाब की बेटियों जैसे इमोशनल मुद्दों को उठाकर। और इन सब के बीच वो कूटनीति की उम्मीद भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब अमेरिका की स्ट्रैटेजी को देखिए तो इसमें एक बड़ा ही अजीब सा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप सोशल मीडिया पर हैं, धमकियां दे रहे हैं, बिना शर्त सरेंडर की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके सबसे खास लोग जैसे जैरेड कुशनर बंद दरवाजों के पीछे ईरान से बात कर रहे हैं। और हाँ, इन सब के बीच वो अपनी मिलिट्री पावर दिखाना भी नहीं भूलते, ईरान की परवाह किए बिना अपने नेवी के जहाज़ों को होर्मुज से निकालकर। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर या समंदर में नहीं लड़ी जा रही, एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, शब्दों की, प्रोपेगेंडा की। दोनों ही पक्ष दुनिया को अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, अपने नजरिए से। ये बस एक छोटा सा उदाहरण है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब साफ है, दुनिया को ये दिखाना कि ईरान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है और सिर्फ उगाही पर उतर आया है। और कभी-कभी अमेरिकी मैसेजिंग में इस तरह की गलतियां भी हो जाती हैं।
अब देखिए, मामला कितना गंभीर है, लेकिन इस तरह की जुबान फिसलने की घटनाएं दिखाती हैं कि उनकी तरफ से आने वाले संदेश कई बार कितने बिखरे हुए हो सकते हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी एक बहुत ही स्मार्ट काउंटर प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया है। उनका मकसद एक ही है, दुनिया में ईरान की जो एक घिसी-पिटी छवि बनी हुई है, उसे तोड़ना। और वो ये कैसे कर रहे हैं? वो दुनिया को अपना मॉडर्न चेहरा दिखा रहे हैं। तेहरान के होली मैरी मेट्रो स्टेशन जैसी जगहों को दिखाकर, जो एक ईसाई इलाके में है और जिसका आर्किटेक्चर चर्च जैसा है। वो ये बता रहे हैं कि उनके देश में सिनेगॉग भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उनका मैसेज एकदम क्लियर है, हम कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं हैं, हम एक पुरानी और महान सभ्यता हैं जो इस दुनिया की साझी विरासत का हिस्सा है और हमें इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? इस्लामाबाद में चल रही इस बातचीत का नतीजा क्या निकल सकता है और खाड़ी के मुस्तकबिल के लिए, उसके भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? यहाँ से दो ही रास्ते निकलते हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अगर बातचीत कामयाब होती है तो समझिए हॉर्मुज़ पर ईरान को एक तरह की लेजिटिमेसी मिल जाएगी। वो खाड़ी का नया बॉस बनकर उभर सकता है। लेकिन अगर बातचीत फेल हो जाती है तो एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा और अस्थिरता और बढ़ेगी। मतलब दांव पर जो कुछ लगा है वो बहुत बहुत बड़ा है। तो नतीजा चाहे कुछ भी निकले, एक बात तो अब 100% पक्की है, पावर का जो बैलेंस इस पूरे इलाके में था वो हमेशा के लिए बदल चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब कभी भी वैसा नहीं होगा जैसा वो पहले हुआ करता था। वो पुराने दिन अब लौट कर नहीं आएंगे। और आखिर में बस यही एक सवाल बचता है। खाड़ी का भविष्य तो लिखा जा रहा है, ये तो तय है। सवाल बस ये है कि इस भविष्य को लिखने वाला कलम किसके हाथ में होगा। इस्लामाबाद में जो हो रहा है वो सिर्फ एक समझौते पर दस्तखत करना नहीं है, ये इस बात का फैसला है कि आने वाले कई दशकों तक इस पूरे इलाके की कहानी कौन